नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के जो नगीन पब्लिकेशन या नूतन पब्लिकेशन की बुक है डॉक्टर कुमार मित्तल जी के द्वारा लिखी गई, इसके 4th लेसन के क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चनों का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है। और ये वीडियो हम लोगों ने मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के लिए बनाया हुआ है। यहां से आप बहुविकल्पी प्रश्नों का सटीक उत्तर और उस उत्तर के पीछे छुपा हुआ कारण जान पाएंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 31 के अनुसार एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें मीथेन क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है और कुछ उत्पाद बना रहा है। आपको ये बताना है कि ये अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहे हैं कि एस्टीकरण की अपक्रिया है, या उदासीनीकरण की अपक्रिया है, या संकलन अपक्रिया है, या फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया है। तो आशा करते हैं कि आपने सवाल को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा। अब हम इसका स्पष्टीकरण करते हैं आपके सामने। आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन में रिएक्शन दी गई है उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन गैस और क्लोरीन गैस आपस में क्रिया कर रही है, ठीक है। और CH4 मीथेन का फार्मूला होता है, Cl2 क्लोरीन का फार्मूला होता है। और इस तरीके से इस अपक्रिया के दौरान जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनमें से एक उत्पाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका फार्मूला है HCl, और एक उत्पाद है मेथिल क्लोराइड जिसका फार्मूला है CH3Cl। अपक्रिया में हम देख रहे हैं कि मीथेन में एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है और वहां पर आकर के एक क्लोरीन परमाणु ऐड हो जाता है। इस तरीके से मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है और मीथेन से हटने वाला हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, और ये धन आयन ऋण आयन की उपस्थिति के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। तो इस अपक्रिया को देख करके तो हम ये समझ गए सीधे सीधे कि ये हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। और आप जानते हैं कि इसी को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये प्रतिस्थापन अपक्रिया है, इसके लिए आपको विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया की परिभाषा ज्ञात होनी या आनी बहुत जरूरी है। तो आपको बताना चाहते हैं कि विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वे अपक्रियाएं जिनमें कि किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व या परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। और यहां पर हम सवाल में वापस चलते हैं एक बार और देखते हैं कि मीथेन में एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से विस्थापित होकर के क्लोरीन अणु के एक क्लोरीन परमाणु को रिप्लेस करता है और उसकी जगह ले लेता है, और रिप्लेस होने वाला क्लोरीन परमाणु वापस मीथेन के जो बचा हुआ हिस्सा उसके साथ जुड़ करके मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि ये उदाहरण पे जो रासायनिक समीकरण दिया गया है वो प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया को निरूपित कर रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न का विकल्प डी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बकमिंस्टर फुलरीन एक अपर रूप है। 4 विकल्प दिए गए हैं। फास्फोरस का अपर रूप है, सल्फर का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, या टिन का अपर रूप है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी चैप्टर पे आपने क्वेश्चन नंबर 3 पे एक सवाल पढ़ा हुआ था कि बकमिंस्टर फुलरीन का सूत्र क्या होता है। वहां पर हमने ये सीखा था कि बकमिंस्टर फुलरीन का फार्मूला होता है C60, अर्थात इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है C60। अब C किसको प्रदर्शित करता है? C प्रदर्शित करता है कार्बन परमाणु को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बकमिंस्टर फुलरीन है ये कार्बन का अपर रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो विकल्प C है वो पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और यहां पर पूछा जा रहा है कि कठोर जल में क्या उपस्थित होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं।
कह रहे हैं कैल्शियम आयन उपस्थित होता है, नंबर 2 में कह रहे हैं मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है, नंबर 3 में कह रहे हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन दोनों उपस्थित होते हैं, और नंबर 4 में कह रहा है कि इनमें से कोई भी उपस्थित नहीं होता। तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान है। यदि आप ये जानते हैं कि जल में कितने प्रकार की कठोरता है तो इसका आप जवाब बहुत आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कठोर जल में होते हैं। उन्होंने हमको ये नहीं बताया है कि आप किस प्रकार के कठोरता की बात कर रहे हैं, स्थायी कठोरता की बात कर रहे हैं या अस्थायी कठोरता की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, स्थायी और अस्थायी कर देंगे तो इसके विकल्प यदि थोड़े से बदल दिए जाएं, उनको नामों के साथ लेकर के आया जाए तो प्रत्येक के लिए जवाब अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल दो प्रकार का होता है, कठोर जल दो प्रकार का होता है। एक तो वो कठोर जल होता है जो स्थायी होता है, अर्थात जिसकी कठोरता को दूर करना बहुत कठिन होता है, और एक वो कठोर जल होता है जो अस्थायी होता है, जिसकी कठोरता को किसी न किसी विधि से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अस्थायी कठोरता की। तो जो जल की अस्थायी कठोरता होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। फिर से आप सुनेंगे, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति के कारण होती है। कौन सी कठोरता? अस्थायी कठोरता। अब बात करते हैं जल की स्थायी कठोरता की। जल की जो स्थायी कठोरता होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के, सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रेट, फिर बात करेंगे सल्फेट, और फिर बात करेंगे हम लोग क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि चाहे स्थायी कठोरता हो और चाहे अस्थायी कठोरता हो, दोनों ही कठोरताओं में कौन उपस्थित है? कैल्शियम आयन उपस्थित है और मैग्नीशियम आयन उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प सी टिक कर दीजिए, ये पूरी तरीके से परफेक्ट है। ध्यान रखिएगा, हर एक बहुविकल्पी के पीछे एक कारण छुपा होता है। अगर आप उस कारण को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो कभी भी उसे लर्न करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 34 के अकॉर्डिंग, जब इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उत्पादित यौगिक का क्या नाम होता है? 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा, या डाई एथिल ईथर होगा, या एथिलीन होगा, या एस्टिल्डिहाइड होगा। अब इसके लिए जरूरी है कि हम लोग रिएक्शन करा करके देखें, किसकी? एथेनॉल की H2SO4 के साथ। स्क्रीन पे आप वो संबंधित अपक्रिया देख पा रहे हैं जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जब 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है, और कौन सा उत्पाद बनता है? एथिलीन उत्पाद बनता है। इससे संबंधित अपक्रियाएं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, आप इन अपक्रियाओं को समझ लेंगे। पहली अपक्रिया में अभिकारक के रूप में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है? एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल। और उत्पाद स्वरूप क्या बना है? उत्पाद स्वरूप बना है, क्या बना है? देखिए भाई, इसके फार्मूले को पढ़िए और इसके नाम को याद रखने की कोशिश करिए। C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में जल प्राप्त होता है। अब इसका अगला चरण है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो एथिलीन बनता है, जिसका फार्मूला होता है C2H4, और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल मुक्त हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपको नजर आ रहा है 34, इसका विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। इस अपक्रिया के दौरान जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होगा उसका नाम रहेगा एथिलीन, जिसका फार्मूला है C2H4। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 35 के अनुसार एथिल एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। एस्टिल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिटिलीन प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, या मीथेन प्राप्त होता है। तो इस सवाल के जवाब को पाने के लिए हमें वो अपक्रिया करके देखनी होगी जिसमें हम एथिल एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कर रहे होंगे। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखिए और आपके स्क्रीन पे वो अपक्रिया नजर आने वाली है। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहां पर हमने पूरी विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया को स्पष्ट करने की कोशिश की है। यहां पर लिखा हुआ है कि एथिल एल्कोहल की वाष्प को जब तृप्त तांबे पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है
तो एस्टिल्डिहाइड प्राप्त होती है। और इस अपक्रिया का समीकरण भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, CH3 CH2OH, और इसी को कंबाइंड तौर पर पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है C2H5OH। और यहां पर ये कॉपर की उपस्थिति पे 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म की जा रही है और एस्टिल्डिहाइड बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। नीचे आपका लिखा हुआ है कि इस अपक्रिया में एथिल एल्कोहल के एक अणु में से एक अणु हाइड्रोजन का पृथक हो जाता है, और यह अपक्रिया विहाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया का उदाहरण है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु को, एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर देना, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर देना, यह विहाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया कहलाती है। अभी क्वेश्चन नंबर 35 के लिए हमारा क्लियर हो चुका है कि विकल्प ए एस्टिल्डिहाइड पूरी तरीके से एक सही उत्तर है, जिसका फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। आप लोगों को यह बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साबुन के अणु में होता है, 4 विकल्प दिए गए, जल विरागी शीर्ष तथा जल रागी पूछ। नंबर 2 में कह रहा है कि जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूछ। नंबर 3 पे कह रहा है जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूछ। और नंबर 4 पे कह रहा है कि जल रागी शीर्ष तथा जल रागी पूछ। देखिए, जब आप लोग साबुन तथा साबुनीकरण पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि हमें एक हेडिंग पढ़ने के लिए मिल रही है मिसल। अब जब आप पूरा मिसल का अध्ययन करेंगे तो ये आपको ही करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा एक बार वहां पे जाकर के, रटने से काम नहीं चलने वाला। जब आप इसे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि साबुन के अणुओं में जल रागी शीर्ष होता है और जल रागी, फिर से सुनेंगे, जल रागी शीर्ष होता है तथा जल विरागी पूछ होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। ध्यान रखिएगा कि इसका जो साबुन होता है, इसका जो अणु होता है, ये जल रागी शीर्ष और जल विरागी पूछ वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। कहा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 4। अगर आपको एसिटिक अम्ल का फार्मूला आता है, आप इस सवाल के जवाब को बड़ी आसानी से दे पाएंगे। सबसे पहले तो हम सभी को पता होना चाहिए कि एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। अब फार्मूले को देख करके ही आप समझ पा रहे हैं कि जब इसे धन आयन और ऋण आयन में वियोजित किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, विखंडित किया जाएगा, तो यहां से हमें प्राप्त होगा CH3COO- और H+। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। 1 अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है, 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प 1 पूरी तरीके से परफेक्ट है। आई होप कि आपको आज जो भी बताया गया वो सभी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि जितना ज्यादा बूस्ट आपकी तरफ से मिलेगा, हमारे कार्य करने की क्षमता दिन प्रतिदिन उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।